Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Manur Tariq and I welcome you all to Pen Gravity. पेन ग्रेविटी ने लास्ट ईयर भी ये इनिशिएटिव लिया था जिसमें हम इप्री के जो लेक्चर्स हैं उनको डिस्कस करते थे और इस साल भी हमने दोबारा से इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है और उसका फर्स्ट लेक्चर जो है वो फ्री डेमो लेक्चर है आप सबके लिए ताकि आपको पता चल सके कि इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर या इप्री के जर्नल्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, उनके आर्टिकल्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं और हम इनको CSS PMS और बाकी तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का किस तरह से पार्ट बना सकते हैं। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई ओन सेल्फ। मेरा नाम मानू तारिक है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। अभी मैं करंटली सर्व कर रही हूँ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ CSS 2025 को मैंने क्लियर किया है एंड आई हैव बीन एलोकेटेड एज एन ASP टू द पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। जो हमारा आज का लेक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे साउथ एशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, जिसमें हम उसके हिस्टोरिकल कंस्ट्रेंट्स भी देखेंगे और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी देखेंगे। और ये आर्टिकल लिखा है डॉक्टर भूमित्रा चकमा ने। इप्री जो है उसके लेक्चर्स जो जर्नल है वो 2026 का वॉल्यूम उसका 26 है और उसका नंबर 1 है। और अगर हम देखते हैं कि डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जो कि हमारी जितने भी स्टूडेंट्स जो कि हमारे साथ इनरोल करेंगे उनको ये तमाम आर्टिकल्स मिलेंगे। इनरोल करने के लिए आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ यू कैन विजिट आवर वेबसाइट जिसमें आप रजिस्टर करेंगे और सेकेंडली गूगल प्ले से प्ले स्टोर से आप पेन ग्रेविटी की ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको डाउनलोड करके आपको तमाम तर जो भी अपडेट्स होंगी पेन ग्रेविटी के हवाले से वो भी मिल। So now coming to our today's lecture and the article that we would be discussing today, it is South Asian Security Architecture, Historical Constraints and Future सबसे पहले हम इस आर्टिकल में अगर जाएं तो हमें सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि साउथ एशिया जो है इससे क्या मुराद है। आप सबको पता है कि जो पाकिस्तान है वो जोग्राफिकली एक ऐसे रीजन में लाई करता है जिसको हम साउथ एशिया कहते हैं और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्टिकुलरली सबसे इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ सार्क। और सार्क के अंदर तकरीबन 8 कंट्रीज आती हैं। तो अगर हम रफली बात करें कि साउथ एशियन स्टेट्स कौन सी स्टेट्स हैं तो उसमें हमारे पास आ जाता है मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। ओके, साउथ एशिया जो है अगर हम देखें तो क्या है, एक ऐसा रीजन है जिसको हम स्ट्रेटेजिकली बहुत वोलेटाइल रीजन कहते हैं, यानी कि ये एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ वो इस तरह का भी रीजन है जो बहुत जल्दी से फ्लेयर अप कर सकता है। क्यों कर सकता है उसके रीजंस अभी हम आगे पढ़ेंगे और जितनी भी उसके अंदर उसके नुआंसेस इन्वॉल्व हैं उसको भी हम देखेंगे। लेकिन जो साउथ एशिया है उसमें अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ का एनालिसिस करें तो उसमें आपको नज़र आता है कि जी पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है। तो अगर इन्हीं को हम देखें तो ये तमाम तर क्या शेयर करती हैं, सिविलाइजेशनल रूट्स शेयर करती हैं, इनकी जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, यानी तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में बहुत करीब हैं और इसी वजह से उनके सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। अब दुनिया में और भी ऐसी कंट्रीज़ एग्जिस्ट करती हैं जिनमें ये तमाम चीज़ें एग्जिस्ट करती होंगी, लेकिन वहाँ पर फिर भी कुछ इस तरह की रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस या रीजनल मैकेनिज़म्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी वजह से उन रीजन्स के अंदर बहुत अच्छी तरह से वो तमाम कंट्रीज़ को एग्जिस्ट कर पा रही हैं, जिसकी हमारे पास बहुत बड़ी एग्जांपल यूरोप है। यूरोप में जिस तरह यूरोपियन यूनियन है उसमें 27 कंट्रीज़ हैं, 27 कंट्रीज़ की भी इस तरह की हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेज आपस में रहे हैं, लेकिन इवन देन दे हैव मूव्ड फार बियॉन्ड दैट। और आज अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन की आपस में ट्रेड देखें, उनके इंटरलिंक्स देखें, कनेक्टिविटी देखें तो वो बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू साउथ एशिया। इसी तरह हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में कौन सी आ जाती हैं आपकी, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, इस तरह की तमाम जो कंट्रीज़ हैं और इनकी भी जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है और ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं इन रीजन्स को, जिससे ना सिर्फ एक कंट्री खुद फ्लरिश करती है बल्कि तमाम तर रीजन एज अ होल फ्लरिश कर रहा होता है। लेकिन ऐसा हम साउथ एशिया के बारे में नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इट हैज़ फेल्ड टू डेवलप अ रोबस्ट रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, यानी कि हमारे इस रीजन के अंदर अभी तक एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ही मौजूद नहीं है जिसके थ्रू जो स्टेट्स हैं वो अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकें और प्रमोट कर सकें एक कोऑपरेटिव सिक्योरिटी को। अब आई नो कि हमारे
बच्चों के अंदर अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या है, या हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग में हम इसको मिलिट्री के अंदर देखेंगे। लेकिन आप खुद भी इस आर्टिकल को रीड कीजिएगा और मैं भी कोशिश करूंगी कि इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करूं, और हम आगे फर्दर पढ़ेंगे भी कि एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं एक सिक्योरिटी। हमारा अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस हुआ है, दैट इज कि क्यों साउथ एशिया हैज़ फेल्ड टू मेंटेन अ रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस कॉमन सिक्योरिटी चैलेंजेस। अगर हम देखें तो ये जो कंट्रीज़ हैं इनके सिक्योरिटी चैलेंजेस तकरीबन सेम है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को टेररिज्म का मसला है, अफगानिस्तान को भी वही मसला है, इंडिया को भी वही मसला है, श्रीलंका के अंदर भी टेररिज्म का मसला है। लेकिन ये तमाम चीज़ें कॉमन होने के बावजूद हम एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्यों नहीं डेवलप कर पाए? तो वो इसलिए नहीं हम कर पाए क्योंकि हमारे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनका ये एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। और ये इंस्टीट्यूशनल फेलियर सिर्फ ऑन द सरफेस नहीं हम कह सकते कि ये इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, बल्कि इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत गहरी हैं, और हमें देखना पड़ेगा कि इन कंट्रीज़ की हिस्ट्री क्या है। तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल लेगेसीज, कॉलोनियलिज्म और जो पार्टीशन का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस सारी चीज़ के अंदर, जिसकी वजह से ये कंट्रीज़ आपस में जो है अच्छी तरह से ना तो डेवलप हो पाई हैं, ना एक आप कह लें कि अच्छा स्ट्रक्चर डेवलप कर पाई हैं जिसके थ्रू जो है ये कंट्रीज़ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ठीक है। सेकेंडली इसके अंदर क्या आता है, स्ट्रक्चरल पावर एसिमेट्री है जो कि डोमिनेट करता है इंडिया। ये सारी टर्म्स जो है ना, ये आपने इनसे परेशान नहीं होना, हम तमाम तर टर्म्स को अभी डिटेल के अंदर इसी आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये पावर एसिमेट्री क्या होती है, इसको इंडिया कैसे डोमिनेट कर रहा है। और इन लेक्चर्स का फ़ायदा यही है, आपको क्वालिटी रिसोर्सेज पढ़ने का फ़ायदा यही होता है कि आप उन रिसोर्सेज को अपने पेपर में यूज़ करें और अपने पेपर को डिफ्रेंशिएट करें फ्रॉम एनी अदर पेपर जिसके अंदर एक कॉमन सोर्सेज यूज़ हुई हों, जनरली आपके न्यूज़पेपर्स यूज़ हुए हैं। तो जब भी आप एक रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो वो आपको एक अच्छी वोकेबलरी, अच्छी टर्मिनोलॉजी प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आपके एनालिसिस जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। हमने बात की कि स्ट्रक्चरल पावर एसिमेट्री किस तरह से इंडिया डोमिनेट कर रहा है, ये हम अभी पढ़ेंगे। अदर देन दैट इंड्योरिंग इंडिया पाकिस्तान राइवलरी है, इसके बारे में मोस्ट ऑफ यू वुड ऑलरेडी नो कि किस तरह से इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी जो है वो कंटिन्यू रहती है। और अभी भी हमने देखा कि किस तरह हमारी दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में ये जो 4-5 डेज़ वॉर थी, और ये सिर्फ अब की ही कोई इंस्टेंस नहीं है, ये हिस्ट्री से हमारा कंटिन्यू होता हुआ आ रहा है। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे आ जाता है डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंसेंटिव्स जो कि री इन्फोर्स करते हैं नेशनल नैरेटिव्स। इसको भी अभी हम देखेंगे कि किस तरह से आपकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़, आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो इस तरह के नैरेटिव्स को इम्बेड करती है जिसके थ्रू जो कंट्रीज़ हैं या लोग हैं उनके दरमियान में हेट्रेड जो है वो कायम रहती है, और उसके थ्रू आप वॉर जो है उसको ज़्यादा प्रोपोगेट करते हो बजाय इसके कि आप पीसफुल सॉल्यूशंस की तरफ जाओ। फिर हम देखते हैं कि जी देयर इज़ अ रोल ऑफ एक्सटर्नल कंट्रीज एज वेल, पर्टिकुलरली मेजर पावर्स जो कि चाहती ही नहीं है कि ये रीजन स्टेबलाइज हो। और लास्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट मसला है कि जो हमारे रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका फ्रेमवर्क ही बहुत वीक है। जनरली अगर आपको क्वेश्चन आए कि सार्क क्यों फेल हो गई है, या साउथ एशियन रीजन के अंदर इतनी ज़्यादा कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, तो ये तमाम तर उसकी रीजंस थी जो कि हम डिस्कस करेंगे। अब अगर हम इसका कंपैरिजन देखें फ्रॉम आसियान जो कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, जो कि हमने पहले डिस्कस किया, जिसमें इंडोनेशिया, मालदीव, थाईलैंड, लाओस और इस तरह की सारी कंट्रीज आती हैं, और यूरोपियन यूनियन है। तो वो क्या हैं, वो इंटीग्रेटेड मॉडल्स हैं एज कंपेयर टू सार्क। सार्क जो है वो एक इंटीग्रेटेड मॉडल नहीं है। साउथ एशिया के अंदर जोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस भी से भी सेम है, लेकिन फिर भी एक रीजन वाइड कोऑपरेटिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता। और अभी साउथ एशिया का करंट मोडस ऑपरेंडी क्या है, मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, कि सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है या सिक्योरिटी का जो पूरे डायनामिक्स हैं वो इंटायरली शेप्ड बाय परसिस्टेंट इंटरस्टेट राइवलरीज, यानी कि जो इंटरस्टेट राइवलरीज हैं वो शेप करते हैं आपकी कंट्रीज के सिक्योरिटी ऑर्डर को।
और इसमें बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट चलता है कि किस तरह एक कंट्री अगर कोई चीज़ हासिल कर लेती है, यानी कि लेट सपोज के इंडिया ने जब न्यूक्लियर अटैक्स को हासिल कर लिया, वो एक न्यूक्लियर पावर बन गए, तो उसको बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर अटैक्स जो हैं वो एक्सरसाइज किए और पाकिस्तान ऑल्सो बिकेम अ न्यूक्लियर कंट्री। तो ये अभी मोड ऑफ ऑपरेशन चल रहा है साउथ एशियन नेशन के अंदर, बजाय इसके कि वो कॉपरेशन के थ्रू या मिलजुल के एक अच्छे सोल्यूशन की तरफ जाएं। उनका फोकस किस चीज़ के ऊपर है कि हमारी इंटर स्टेट राइवलरी से हमने किस तरह डोमिनेट। अब मैंने आपसे पहले बात की थी कि हम अंडरस्टैंड करेंगे ये तमाम टर्म्स को, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म हमने जनरली कंसिडर करनी है इस आर्टिकल के अंदर जो कि यूज़ हुई है वो है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। अब जनरली सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को जब भी हम अपने माइंड में लेकर आए ना, एक ले मैन लेकर आए या एक वो बच्चा लेकर आए जिसकी इतनी वास्ट स्टडी नहीं है, तो वो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से क्या समझेगा कि यानी कि कोई मिलिट्री को आप कह लें कि उसका मिलिट्री किस तरह से वर्क करती है, या आपकी जो डिफरेंट आर्म्ड फोर्सेस हैं वो क्या हैं, उनका मेथड और मोड ऑफ मैकेनिज्म क्या है। जबकि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर सिर्फ ये चीज़ नहीं होती, रादर इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इसमें हम इंस्टीट्यूशंस देखते हैं, रूल्स देखते हैं, नॉर्म्स देखते हैं, वैल्यूज़ देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं, ऐसा मैकेनिज्म देखते हैं कि क्या वो कोऑपरेटिव है कि नहीं, जिसके थ्रू जो स्टेट्स हैं वो कलेक्टिवली मैनेज करती हैं रीजनल सिक्योरिटी को। तो हमने अभी तक क्या सीखा है कि रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या होगा, एक ऐसा कलेक्शन ऑफ रूल्स होगा जिसके थ्रू जो स्टेट्स हैं वो कलेक्टिवली मैनेज कर रही होंगी रीजनल सिक्योरिटी को, और उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो पार्ट करेंगी, जिसमें आपकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, आपके इंस्टीट्यूशंस आएंगे, इंस्टीट्यूशंस फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, शेयर्ड नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स आएंगे कि क्या प्रिंसिपल्स हैं जो कि गवर्न करेंगे उस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को। आपके पास क्या डायलॉग की कोई जगह उसके अंदर मौजूद है कि अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, अगर कोई मिसट्रस्ट क्रिएट हो गया तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किस तरह से डेवलप होंगे, उनमें ट्रांसपेरेंसी होगी या नहीं होगी। कोई क्राइसिस आ जाता है, लेट्स सपोज के क्लाइमेट क्राइसिस ही आ जाता है, क्योंकि ये जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से कंट्रीज जो हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, लिंक्ड हैं, बॉर्डर शेयर करती हैं। तो क्या क्राइसिस की सिचुएशन के अंदर किस तरह उससे निपटना है। अगर आप आर्म्स जो है वो कोई कंट्री होल्ड करती है तो उसको कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा, ये मैकेनिज्म क्या होगा। फिर डिप्लोमेटिक कंसल्टेशन के रास्ते हमेशा के लिए खुले रहेंगे और कॉन्टिन्यूस डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं असेंशियल कंपोनेंट्स हैं किसी भी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के। तो अब हमने क्या देखा है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इज नॉट जस्ट ओनली अबाउट मिलिट्री, रादर इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स या अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं। अब जिस तरह मिलिट्री अलाइंसेस से इसका डिफरेंस क्या है, मिलिट्री अलाइंसेस हमेशा यूनी डायमेंशनल होते हैं, उनकी अपनी एक डायरेक्शन होती है, अपनी एक डायमेंशन होती है कि स्टेट सिक्योरिटी की को वो तरजीह देते हैं। जबकि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मल्टी डायमेंशनल होता है, इसमें हमारे पास पॉलिटिकल डायलॉग, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, शेयर्ड एक्सपेक्टेशन, क्राइसिस मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और ये तमाम चीज़ें भी इसका पार्ट जो हैं वो बनती हैं। अब जो है ना, इस आर्टिकल से हमें एक और चीज़ सीखने को मिली है और वो ये है कि किस तरह से उन्होंने जो पर्टिकुलरली आईआर की थेरीज हैं या करंट अफेयर में हम थेरीज यूज़ करते हैं उनकी एप्लीकेशन की है। तो आप लोग ने इसके थ्रू ये भी चीज़ लर्न करनी है कि जिस तरह पर्टिकुलरली आईआर के स्टूडेंट्स हैं या करंट अफेयर्स के हवाले से जो बच्चे ये आर्टिकल सुन रहे हैं या लेक्चर सुन रहे हैं, तो उसमें ये देखना है कि जो भी आपकी थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं, जो थेरी होती है, उसको आपने अप्लाई कैसे करना होता है रियल सिचुएशंस के ऊपर। तो उसमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को उन्होंने डिस्कस किया और उसमें उन्होंने बताया। इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने बताया थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स डायग्नोजिंग द सिक्योरिटी वैक्यूम। अब थेरीज के पर्सपेक्टिव के अंदर भी उन्होंने बताया कि क्या प्रॉब्लम है साउथ एशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर। अगर हम देखें ना, रियलिज्म यानी कि जो बेसिकली रियलिज्म की थेरी क्या होती है, इट फोकसेस ऑन पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिस्टमिक एनार्की। रियलिज्म बेसिकली ये बात करता है, इट इज़ अ थेरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जिसमें पावर कंपटीशन और वायलेंस ऑफ पावर डायनेमिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस थेरी स्टेट्स जो हैं वो प्रायोरिटाइज करती हैं अपने सर्वाइवल को, और वो कॉपरेशन को डिफ़िकल्ट बना देती हैं, और वो क्या चाहती हैं कि जो स्ट्रेटेजिक राइवलरीज हैं वो डोमिनेट करें। और यही अभी करंट रियलिटी है साउथ एशिया की, जिसमें हम देखते हैं कि जो रियलिस्टिक लॉजिक है वो डोमिनेट होता हुआ हमें नज़र आता है जब हमें इंडिया और पाकिस्तान का कंपटीशन नज़र आए। यानी कि वो ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह के कॉपरेशन के अंदर हम जाएं, बल्कि वो आपस की राइवलरीज के ऊपर फोकस करते हैं, स्टेट पावर के ऊपर फोकस करते हैं, और वो
पावर कंपटीशन के ऊपर फोकस करते हैं और यही एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है या आप थ्योरेटिकल फाउंडेशन कह लें जो करंट रियलिटी है साउथ एशिया की। अब इसकी अगर हम एप्लीकेशन देखें तो साउथ एशिया इज गवर्न्ड बाय प्रोफाउंड पावर asymmetry, enduring rivalries, and zero-sum military competition. Cooperative security is inherently constrained by mutual mistrust. यानी mutual mistrust कंट्रीज के अंदर इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से कोई भी cooperative security जो है उसके ऊपर constraints हैं, वो हमने बार किया हुआ है, उसको हम उसके ऊपर फर्दर काम नहीं कर रहे हैं। अब होना क्या चाहिए, इसके अंदर आर्ग्यू किया जाता है या जो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट हैं वो क्या आर्ग्यू करते हैं, वो बेसिकली कहते हैं कि ये एक मिसिंग मैकेनिज्म है साउथ एशिया के अंदर। क्यों? क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस अगर आप बना देंगे तो वो क्या करेंगे, वो रिड्यूस करेंगे अनसर्टेनिटी को, वो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करेंगे, ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करेंगे और प्रमोट करेंगे म्यूचुअली बेनिफिशियल कॉपरेशन को। और अगर ये इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे तो फिर हम क्या होंगे, हम रियलिज्म को फॉलो कर रहे होंगे। तो बेसिकली वो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट यही कहते हैं कि आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाएं जो कि मिटिगेट करें एनार्की को और अनसर्टेनिटी को ख़त्म करें और फॉस्टर करें ट्रांसपेरेंसी को। अब इसकी अगर हम एप्लीकेशन देखें तो साउथ एशियन इंस्टीट्यूशंस जो कि पर्टिकुलरली साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज़ है, वो जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है वो फेल करती है टू प्रोवाइड रिलायबल मैकेनिज्म्स फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सार्क की एक इनएफिशिएंसी है कि उसके अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कोई ऐसी मैकेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर ये होता तो इंस्टीट्यूशन जो है वो ही लीड लेता, वो जो है रियलिज्म को फॉलो ना होने देता, वो कंट्रीज के अंदर कंपटीशन को ना जो है उजागर करता, रादर वो कॉपरेशन की तरफ कंट्रीज को मूव करवाता। अब इसके अंदर सोल्यूशन या लॉन्ग टर्म गोल आर्टिकल के अंदर क्या दिया गया है वो बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की, ठीक है। और ये हम इसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज हुआ है सिक्योरिटी कम्युनिटी का, जिसको हम डिटेल में अभी डिस्कस भी करेंगे। तो बेसिकली आर्टिकल सजेस्ट कि जो साउथ एशिया है उसको एक सिक्योरिटी कम्युनिटी की तरफ मूव करना चाहिए। क्यों? ताकि जो सिक्योरिटी ऑर्डर्स हैं उनको बिल्ड किया जाए शेयर्ड नॉर्म्स के ऊपर, आइडेंटिटीज़ के ऊपर और सोशलाइजेशन के ऊपर, ताकि जो वॉर हैं उनका कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाए और जो एडवर्सेरियल नेशनल आइडेंटिटीज़ हैं, यानी कि जो आपस में आपको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाती हैं, उन नेशनल आइडेंटिटीज़ को गिव अवे करके एक कलेक्टिव रीजनल आइडेंटिटी की तरफ मूव किया जाए। जिस तरह के यूरोपियन यूनियन है, तो यूरोपियन यूनियन के अंदर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं आता कि लेट सपोज कि वो कंट्री स्पेन से ताल्लुक़ रखती है, पोर्टुगल से ताल्लुक़ रखती है या किसी भी और यूरोपियन कंट्री से ताल्लुक़ रखती है। जब हम कॉन्सेप्ट सोचें तो हम यही सोचते हैं कि अच्छा वो ही इज़ अ यूरोपियन, या ये यूरोप के अंदर कंट्रीज आती हैं, या ये बंदा यूरोप से ताल्लुक़ रखता है। तो इस तरह से एक कलेक्टिव रीजनल आइडेंटिटी बनाने की ज़रूरत है साउथ एशिया को भी, ताकि ये जो आपकी रीजनल कंट्रीज़ की जो आइडेंटिटीज़ हैं इनको ख़त्म किया। अब सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, और मैंने आपको बताया भी था कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या होती है। तो सिक्योरिटी कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट ये कार्ल ड्यूट्स ने दिया था, पता नहीं इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है क्योंकि ये जर्मन वर्ड है, और इसको फिर बाद में डेवलप किया था एडलर एंड बार्नेट ने। ये एक ऐसे ग्रुप को रेफर करता है जहाँ पे जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं वो यूज़ करें मिलिट्री फोर्स को अमंग मेंबर्स, जो बेसिकली जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके अंदर मिलिट्री फोर्स का जो यूज़ है वो हाईली अनलाइकली हो जाए। क्यों? ताकि डिस्प्यूट्स को मैनेज किया जा सके किंग के थ्रू, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, डायलॉग के थ्रू और शेयर्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। यानी तमाम तर स्टेट्स यही एक्सपेक्ट करेंगे हम पीसफुल रेजोल्यूशन करेंगे, किंग के थ्रू करेंगे, अपने इंस्टीट्यूशंस को यूज़ करेंगे, डायलॉग को यूज़ करेंगे, और उसके अंदर जो मिलिट्री फोर्स है या यूज़ ऑफ मिलिट्री है उसको हम बिल्कुल ही मिनिमल कर देंगे। अभी साउथ एशिया जो है करंटली जिस पोजीशन पे स्टैंड करता है उसमें ऐसा नहीं है। अभी हमारे अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हमारा सबसे पहला सोल्यूशन ये होता है कि मिलिट्री सोल्यूशन हमारा होगा। तो क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास साउथ एशिया के पास अभी सोशलाइजेशन प्रोसेस ही ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जो कि इस तरह की कम्युनिटी डेवलप कर सके। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारी नेशनल आइडेंटिटीज़ जो हैं वो लिंक करती हैं विद आर हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, और पर्टिकुलरली अगर हम इसको पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सोचें। बेसिकली जनरली ये भी कहा जाता है कि अगर आपने पाकिस्तान और इंडिया के हालात को ठीक करना है ना, तो जब तक इन दोनों कंट्रीज़ के लोगों के माइंड में पार्टीशन का कॉन्सेप्ट या
वो वाले एपिसोड्स अभी तक जिंदा है ना, तब तक आप इनके अंदर एक अच्छी सोच, मुस्बत सोच एक दूसरे के बारे में क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसको अभी टाइम लगेगा जब तक हमारी वो जनरेशन्स एग्जिस्ट करती हैं। देखिए हमारी दादा परदादा की जनरेशन्स वो थी जिन्होंने खुद पार्टीशन के एपिसोड को देखा, फिर हमारे पेरेंट्स की जनरेशन वो थी जिन्होंने फर्स्ट हैंड उससे नॉलेज लिया, और अब हम थर्ड जनरेशन वो हैं जो कि वो चीज़ें सुनते आए हैं, हमारे बचपन का वो पार्ट बनी है, लेकिन हमारे पास कोई डायरेक्ट सोर्स से वो चीज़ें नहीं आई हैं। अब नेक्स्ट जो जनरेशन आएंगी, लेट्स सपोज लेट्स नेक्स्ट 2-3 जनरेशन उनका, और वो लोग जिनका पार्टीशन से डायरेक्ट लिंक था उनके अंदर काफ़ी डिफरेंस होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं वो मिनिमाइज और मिटिगेट होती जाएंगी, और जब ये होंगी, जब हमारे माइंड से पार्टीशन के कॉन्सेप्ट और पार्टीशन के जो बुरे एपिसोड्स थे वो ख़त्म नहीं होंगे, हमारे अंदर वो लिव करते रहेंगे, तब तक हम लोग एक शेयर्ड आइडेंटिटी या सिक्योरिटी कम्युनिटी की तरफ नहीं जा सकते। अब ये देखिए, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग ने ये नहीं समझना कि ये तो मैम पता नहीं हमारी पार्टीशन के अगेंस्ट या नेशनलिज्म के अगेंस्ट कुछ बता रही हैं। हम लोगों ने बहुत ही एक होलिस्टिकली चीज़ों को देखना होता है, एनालाइज करना होता है, और आपने अपने जो जहन है उनके होराइजन्स को थोड़ा ब्रॉड भी करना है, कि हमने हर चीज़ को फॉर द पर्पस ऑफ उसके प्रोज या कॉन्स ही जज नहीं करना होता, बल्कि हमने अपनी एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है। तो ये एक इस आर्टिकल का ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं है कि ये ओपिनियन हर किसी को पसंद भी आ रहा हो और हर किसी को बुरा भी लग रहा हो। कुछ लोग होंगे जो एग्री करते होंगे इस ओपिनियन से, कुछ लोग होंगे जो एग्री नहीं करते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये मैं अपना कोई ओपिनियन आप लोगों को बता रही हूँ, मैं सिर्फ ये डिस्कस कर रही हूँ कि इस आर्टिकल के अंदर इस न्यू थॉट को डिस्कस किया। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि जो हमने बात की कि हिस्टोरिकल लेगेसी जो है वो इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ये जो एक शेयर्ड कम्युनिटी या सिक्योरिटी कम्युनिटी की तरफ साउथ एशिया नहीं जा पा रहा। तो उसमें क्या है, इस हिस्टोरिकल लेगेसी क्या है? आप सबको पता है कि 1947 में पार्टीशन होती है, और सून आफ्टर पार्टीशन 1948 में ही हमारी इंडिया के साथ सबसे पहली जंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जी कश्मीर डिस्प्यूट, अभी ये बहुत लाइक डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। आई एम श्योर यू ऑल वुड नो कि कश्मीर इशू क्या है और वो क्यों अनरिजॉल्व है अब तक। तो कश्मीर के ऊपर हमारी फिर जंगें भी हुई हैं इंडिया के साथ, और राइट आफ्टर पार्टीशन इशू जो है कश्मीर का वो आ गया था। फिर 1965 में हमारी उनके साथ जंग होती है। 1971 में इंडिया बिकेम अ कॉज बिकॉज ऑफ विच पाकिस्तान लॉस्ट वन ऑफ इट्स लिम्ब, यानी कि पाकिस्तान ने अपना एक मेजर पार्ट जो है उसको खो दिया, ईस्ट पाकिस्तान को खो दिया, और उसके अंदर इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और उसके बाद ना कारगिल कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, और उसके बाद और स्किर्मिशेस आ जाती हैं, जिस तरह 2017 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट होता है, और अभी जो 2025 और 2026 है उसके अंदर हमने देखा है कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस। अब इवन आफ्टर हमने देखा कि हमारी जो पार्टीशन है, ओके, सो हिस्टोरिकल कंस्ट्रेंट्स में नंबर सेकंड पार्ट आता है कि किस तरह वी मूव्ड फ्रॉम पार्टीशंस एपिसोड, और जब पाकिस्तान बना तो क्या और प्रॉब्लम्स हमने फेस की ड्यू टू द कॉलोनियल लेगेसी, और जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट हमने इनहेरिट किया था। तो कॉलोनियल लेगेसी ने क्या किया था कि आपका पहले जो एग्जिस्ट करता था वो रीजनल ऑटोनॉमी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया और हायरार्किकल गवर्नेंस बनाई, जिसके आज तक हम लोग जो है डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हमने फेडरेशन बनना है, हमने रीजनल ऑटोनॉमी देनी है, हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देनी है, हमारे लिए 18th अमेंडमेंट अच्छी है, हमारे लिए 18th अमेंडमेंट नहीं अच्छी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में हम पड़ गए, जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद तक तो हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं आया, और जब इवन आ भी गया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अब तक तीसरी दफ़ा तो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना चुके हैं, और उसमें ऑलमोस्ट अब 26 अमेंडमेंट्स हम कर चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे हिस्टोरिकल कंस्ट्रेंट्स की वजह से आई, जो हमारे हमें लेगेसी मिली एक पार्टीशन की, और स्टेट फॉर्मेशन पाकिस्तान में किस तरह से डिफ़िकल्ट हुई। इसी तरह इवन जब पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया तो हमारे पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे, जिसमें हम यही देखते रहे कि हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम बनाना है या पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाना है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपको पता है कि हमेशा से एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता है, एज अपोज टू पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसके अंदर हम रीजनल या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते हैं। और फिर साउथ एशिया के अंदर जो वायलेंस है वो जो कंटिन्यू रहा, और जो अनरिजॉल्व बॉर्डर इश्यूज हैं वो भी कंटिन्यू रहे। इसकी वजह से जो राइवलरी है ना वो हमारे बेसिकली हमारे स्टेटहुड का पार्ट बन गई है, या उसको हमने इतनी हद तक उसको अपना लिया कि वो
अब ये क्यों है सब कुछ, ठीक है, आपको याद होगा मैंने कहा था कि इसमें कुछ टर्म्स हम पढ़ेंगे जिसमें रीजनल पावर एसिमेट्री है। रीजनल पावर एसिमेट्री से क्या मुराद है कि जो इंडिया है, बेसिकली जो इंडिया है वो साउथ एशियन रीजन के अंदर सबसे बड़ी कंट्री है। यानी कि वो एक ऐसी कंट्री है जिसकी 75% जोग्राफिकल एरिया है, 75% ऑफ रीजनल पॉपुलेशन आउटपुट और इकोनॉमिक आउटपुट इंडिया के थ्रू आता है, और जो 80% ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑफ द इंटायर रीजन है ना वो इंडिया में हो रहा है। तो ये बताता है कि बाकी कंट्रीज जो है नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स, ये नेपाल, ये बहुत छोटी हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया जो है उसके पास एक बहुत हद तक आप कह लेंगे वो रीजन को डोमिनेट करता है, और यही एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है टू सिक्योरिटी कोऑपरेशन। क्यों? क्योंकि इंडिया कहता है कि आप फर्ज करें कि मैं तो इस रीजन का चौधरी हूँ, तो मैं क्यों किसी और की बात सुनूं। इंडिया डोमिनेट करता है इस रीजन को थ्रू टेरिटरी, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक आउटपुट और मिलिट्री कैपेबिलिटी को। और इस ओवरवेलमिंग एसिमेट्री की वजह से जो स्मॉलर कंट्रीज हैं वो इंडिया के इन्फ्लुएंस से कॉशियस होती हैं, और उससे कॉशियस होने के लिए वो कभी भी आप कह लें कि एक कोऑपरेटिव मोड में नहीं जाती, बल्कि वो हमेशा से एक सर्वाइवल मोड के अंदर रहती हैं कि किस तरह से उन्होंने इंडिया की डोमिनेंस से बचना है और किस तरह से इंडिया से अपने आप को बचाना है। और ये इंडियन डॉक्ट्राइन भी इसमें रोल प्ले करती है। इंडियन डॉक्ट्राइन क्या है कि वो बेसिकली कहते हैं कि हम, क्योंकि ये तमाम रीजन जो है इसके अंदर एक बहुत हद तक इम्पोर्टेंस रखते हैं, हम रीजनल पावर एसिमेट्री रखते हैं, इसलिए हम लोग क्यों बायलैटरली चीज़ों को सॉल्व करें। हम लोग क्योंकि चौधरी हैं तो हम जो चाहेंगे माइट इज़ राइट वाला कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इंडियाज रीजनल प्रीडोमिनेंस एंड प्रेफरेंस फॉर बायलैटरलिज्म। अब देखें, इंडिया जो है वो क्या चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग यहाँ पे हर चीज़ को डोमिनेट करते हैं, इसलिए वो कभी भी रीजनल कॉपरेशन की तरफ नहीं जाते। ठीक है, ये आप इसको अगर लिंक करना चाहें तो आपको याद होगा कि ब्रेक्सिट हुआ था, और ब्रेक्सिट में क्या था कि यूके कहता था चूंकि हम सबसे बड़ी कंट्री हैं यूरोप के अंदर और हम कंट्रीब्यूट करते हैं हर चीज़ को, तो हम क्यों यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहें। इसी तरह इंडिया का भी यही बेसिकली फ्रेम ऑफ माइंड है कि चूंकि हम लोग सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं इस रीजन को, तो हम कभी भी रीजनल कॉपरेशन की तरफ नहीं जाएंगे। हम हर कंट्री के साथ अपने इश्यूज बायलैटरली सॉल्व खुद ही कर लेंगे। और वो खुद ही कैसे कर लेंगे? क्योंकि उनको पता है कि दूसरी कंट्री एक स्मॉलर कंट्री है, वीकर कंट्री है, तो वो जो चाहेंगे उसके अंदर वो कर सकेंगे। इसलिए इंडिया ने हमेशा से डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए बायलैटरल डिप्लोमेसी को अपनाया रादर देन मल्टीलैटरल रीजनल इंस्टीट्यूशंस। और बायलैटरल इंगेजमेंट क्या कहती है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है, डायरेक्ट निगोसिएशन अलाउ करती है और लिमिट करती है डेवलपमेंट ऑफ रीजन वाइड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। क्योंकि जब भी आपका एक रीजनल वाइड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होगा तो उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेट सपोज के पाकिस्तान इंडिया का ही कोई इशू है, और तमाम 8 कंट्रीज जो हैं वो बैठी हुई हैं, और वो तमाम 7 कंट्रीज पाकिस्तान की साइड दें और इंडिया अकेला हो जाए, तो इंडिया के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए वो कभी भी नहीं चाहता कि एक ऐसा मल्टीलैटरल रीजनल इंस्टीट्यूशन कायम हो। वो यही चाहता है कि मैं अपनी डोमिनेंस वीकर स्टेट के ऊपर डोमिनेट करूं, और वो किस तरह से करता है कि वो बायलैटरली चीज़ों को देखता है। इसी के कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं कि स्मॉलर नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो इंडिया के खौफ में रहती हैं, और वो खौफ में रहते हुए क्या करती हैं, डिपेंडेंट हो जाती हैं इंडिया के ऊपर इन डिफरेंट फॉर्म्स। सार्क जो है वो पॉलिटिकली कंस्ट्रेंड रहता है, और रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, और उसके अंदर कोई भी हमें डिप्लोमेसी नज़र नहीं। अब पाकिस्तान का इसमें पर्सपेक्टिव क्या है? अब हमने पहले तो बात की थी ना रियलिज्म की। अब पाकिस्तान का क्या है कि पाकिस्तान चाहता है कि वो इस रीजन के हेजेमोन को किसी ना किसी तरह से काउंटर करे, और काउंटर करने के लिए पाकिस्तान क्या अडॉप्ट करता है? डिफेंसिव रियलिज्म। यानी कि पाकिस्तान अपनी जितनी भी स्ट्रेटेजिकली जो भी मेजर्स लेता है, वो क्यों लेता है? क्योंकि वो सरवाइव करना चाहता है अगेंस्ट अ कन्वेंशनली सुपीरियर एक हेजेमॉन इस रीजन के अंदर। यानी इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के तमाम तर स्टेप्स होते हैं। जिस तरह न्यूक्लियर अटैक्स की बात होती है, तो पाकिस्तान का क्या नैरेटिव है कि हमने वो न्यूक्लियर अटैक्स क्यों बनाए हैं? इंडिया को काउंटर करने के लिए बनाए हैं। इंडिया कोई भी अटैक करे, या कोई भी एक नया मिसाइल अगर फॉर्म करता है, या कोई भी इंटरनेशनली प्रोक्योर करता है किसी भी
मिलिट्री एजेंसी से कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट, तो पाकिस्तान भी उससे इक्विवेलेंट जो है वो प्रोक्योर करने की क्यों कोशिश करता है? क्योंकि पाकिस्तान ने बैलेंस करना है इस रीजन के अंदर सिक्योरिटी को। तो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव क्या है कि क्योंकि इंडिया के पास ओवरवेलमिंग कन्वेंशनल मिलिट्री सुपीरियोरिटी है, यानी कि हम मिलिट्री की ताकत देखें तो जनरली पाकिस्तान इंडिया के पास ज़्यादा है, उनके पास बजट भी उसका ज़्यादा है, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर पर्सनल भी ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान को इस तरह के मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं जिसके थ्रू पाकिस्तान जो है इस रीजन को बैलेंस कर सके। और इसकी वजह से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर स्टेबिलिटी हासिल किया है, स्ट्रेटेजिक बैलेंस हासिल किया है, क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, और पाकिस्तान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के रास्ते भी हमेशा से ओपन रखना चाहता है। अच्छा, अब इसमें ये बात है कि इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी या न्यूक्लियर पॉलिसी है उसके अंदर किस तरह से शिफ्ट आता रहा है और अभी क्या न्यूक्लियर पॉलिसी चल रही है। अब ये वाली जो सारी डिस्कशन है ना, ये आपकी अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर से रिलेटेड या न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसके अंदर भी यूज़ हो सकती है। अब इसमें कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स समझने वाली हैं। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर आप डॉक्ट्राइन कह लेना, वो क्रेडिबल डिटरेंस के ऊपर बेस करती थी। यानी कि पाकिस्तान क्या चाहता था कि इतनी वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर लें जिसके थ्रू इंडिया को वो काउंटर कर सकें। तो इनिशियली हमने क्या फॉलो किया? मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस पाकिस्तान का फोकस था। यानी कि मिनिमम मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस में पाकिस्तान एम्फोसाइज करता था सिर्फ और सिर्फ मिनिमम न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर, जो कि इम्पॉर्टेंट थी इंडिया को किसी भी अटैक को रोकने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ? इंडिया ने अपनी डॉक्ट्राइन जो है इंट्रोड्यूस करवाई, जिसको हम कहते हैं कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन। और उस कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन के अंदर इंडिया ने क्या कहा कि कोई भी इंडिया जो है लॉन्च कर सकता है रैपिड, लिमिटेड और कन्वेंशनल ऑफेंसिव्स पाकिस्तान के अंदर, और वो इतना पाकिस्तान को टाइम प्रोवाइड नहीं करेंगे कि पाकिस्तान उन चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर सके। यानी कि एक स्विफ्ट लिमिटेड कन्वेंशनल स्ट्राइक इंडिया लॉन्च करेगा विदाउट प्रोवाइडिंग पाकिस्तान इनफ टाइम फॉर फुल स्केल मोबिलाइजेशन। ये इनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन थी जो कि चेंज हुई, इन्होंने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन अपना ली। अब इसके नतीजे में पाकिस्तान को क्या हुआ? पाकिस्तान ने महसूस किया कि उनके पास एक थ्रेट है, और थ्रेट को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान, जिसकी पहले डॉक्ट्राइन थी मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, जिसमें वो कहते थे कि हम मिनिमम कैपेबिलिटी हासिल करेंगे इंडिया को डिटर करने के लिए, उसको पाकिस्तान ने चेंज किया। और अब करंटली पाकिस्तान की क्या डॉक्ट्राइन है? दैट इज़ फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस। ठीक है, फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस क्या है कि उसके अंदर कहते हैं कि हम हर तरह से इंडिया को डिटर करेंगे, चाहे तो वो आपकी टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉर हो, ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉर हो या स्ट्रेटेजिकल न्यूक्लियर वॉर हो। हर लिहाज से पाकिस्तान जो है वो स्विफ्ट जो है जवाब जो इंडिया की इस डॉक्ट्राइन को या इस मिलिट्री अटैक को देगा। और उसमें पाकिस्तान ने अपने कुछ न्यूक्लियर थ्रेश बनाए। यानी वो न्यूक्लियर थ्रेश क्या थे कि अगर हमारी कोई इंपॉर्टेंट जगह के ऊपर अटैक किया गया, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के वाटर को डैमेज करने की कोशिश की गई, तो इन सब के नतीजे में भी पाकिस्तान क्या करेगा? न्यूक्लियर अटैक लॉन्च करेगा। तो क्या हो गया? हमारा मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस से हम मूव करके फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस के ऊपर। तो ये थी हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी। द स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स इन साउथ एशिया। अब स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स क्या है कि जनरली कंसिडर ये किया जाता है कि न्यूक्लियर अटैक्स कोई भी कंट्री क्यों हासिल करती है? आप न्यूक्लियर अटैक्स इसलिए हासिल करते हो ताकि आप डिटरेंस क्रिएट कर सको। ठीक है, आप यानी कि क्या करो, आप दूसरी कंट्री को इतना क्वेश्चन कर दो कि हमारे पास भी यही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, अगर अगर हम पे अटैक किया गया तो हम भी न्यूक्लियर अटैक से वापस हमला करेंगे। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि कंट्रीज़ को पता होता है कि चूंकि ये कंट्री न्यूक्लियरली कैपेसिटी होल्ड करती है, इसलिए हम इसको अटैक नहीं करेंगे। इस तरह आपने देखा कि लेट सपोज कि अभी मिडल ईस्टर्न रीजन के अंदर हम देखते हैं जो भी लिबिया के ऊपर अगर अटैक हुआ है या ईरान के ऊपर अटैक हुए हैं, तो उनको क्यों, किन चीज़ से ईरान को मना किया जा रहा है कि आप न्यूक्लियर अटैक नहीं रख सकते, आप न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो नई न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं डेवलप कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनको पता है कि द डे ईरान ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर ली, तो अगर कोई भी इसराइल या किसी भी अमेरिका या किसी भी तरफ से ईरान के ऊपर अटैक हुआ,
तो ईरान विल रिस्पॉन्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर अटैक। और न्यूक्लियर अटैक से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होती है, तो वो उनकी डिटरेंस कायम हो जाएगी, जो कि वो नहीं चाहते कि वो हो। तो इसलिए जनरली क्या कंसिडर किया जाता है कि न्यूक्लियर अटैक्स डिटरेंस कायम करते हैं। तो स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स क्या है कि जहां एक तरफ तो वो डिटरेंस के थ्रू स्टेबिलिटी लेकर आते हैं न्यूक्लियर अटैक्स, वहीं ये चीज़ आर्ग्यू की जाती है कि बेशक एक फुल कन्वेंशनल वॉर नहीं हो रही ड्यू टू न्यूक्लियर कैपेसिटी, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर कैपेसिटी है, इसलिए जो लिमिटेड मिलिट्री इंगेजमेंट्स हैं, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस हैं, वो इंक्रीज होते जाते हैं। अब इंडिया पाकिस्तान की आप कंडीशन लें, आपको पता है कि दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर कैपेसिटी है, इसलिए न्यूक्लियर अटैक्स या फुल कन्वेंशनल वॉर तो नहीं होती इनके दरमियान। लेकिन जब से हमने ये चीज़ें अडॉप्ट डेवलप की हैं, तब से प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं, तब से लिमिटेड जो मिलिट्री इंगेजमेंट्स हैं, जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप देखते हैं, वो भी चलती रहती हैं, सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस भी चलते रहते हैं। और अभी रिसेंटली हमने देखा कि किस तरह ये वॉर हुई, और उस वॉर के अंदर भी डिफरेंट कंट्रीज क्यों पड़ गई थी उसको रोकने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि दोनों कंट्रीज जो है न्यूक्लियर एम्पावर्ड कंट्रीज हैं और इनको रोकना है, नहीं तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी छोटी छोटी स्किरमिशेस, छोटे छोटे जो सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो चलते रहते हैं। तो जहाँ एक तरफ न्यूक्लियर अटैक्स स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, वहाँ दूसरी तरफ इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट करते हैं। वो इंस्टेबिलिटी किस तरह से क्रिएट करते हैं कि प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, लिमिटेड एंगेजमेंट्स रहती हैं, सब कन्वेंशनल वॉर्स जो हैं वो कंटिन्यू रहते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल क्या है स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स की। तो द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स डिटर्स टोटल वॉर बट प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला फॉर लिमिटेड सब कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि क्योंकि बड़े लेवल पे वॉर नहीं हो रही होती, लेकिन छोटे लेवल पे वॉर्स हो रही होती हैं, और ये कारगिल की जो वॉर है वो इसकी एक प्राइम एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ हमारा क्या हो रहा होता है, आर्म्स रेस जो है वो कंटिन्यू रहती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडिया कुछ भी करे, कोई भी वेपन अडॉप्ट करे, तो पाकिस्तान भी उसी तरह का वेपन अडॉप्ट करता है। इससे दोनों कंट्रीज के अंदर और इस रीजन के अंदर जो आर्म्स प्रोलिफरेशन है वो इंक्रीज होती रहती है। एक्सटर्नल पावर्स एंड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ साउथ एशियन सिक्योरिटी। अब ये जो साउथ एशियन रीजन है, इसके अंदर इंटरनेशनल पावर्स का बहुत ज़्यादा रोल है। और वो किस तरह से रोल है कि आपको पता है कि जो इस रीजन में चाइना और पाकिस्तान का एग्जिस्ट करता है, जिसमें हम देखते हैं कि BRI का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है CPEC, और चाइना जनरली भी पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट करता रहता है, और इस वॉर में भी हमने देखा कि किस तरह से चाइना के सपोर्ट पाकिस्तान को हासिल था। अब सिर्फ ये यही नहीं है कि चाइना और पाकिस्तान का सपोर्ट है, हमें दूसरी तरफ US और इंडिया की पार्टनरशिप भी नज़र आती है, और इनकी हमें डिफरेंट इनके दरमियान भी जो आप कह लें कि एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं वो भी नज़र आते हैं, जिस तरह लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है। उसके बाद आपके पास क्वाड है, इंडिया क्वाड का भी जो पार्टनर है या उसके अंदर वो US के साथ है, और जनरली भी इस रीजन के अंदर इंडिया जो है वो US को ही सपोर्ट करता है, US का पार्टनर है। तो इसलिए ये कंट्रीज़ भी नहीं चाहती कि इस रीजन के अंदर पीस हो। बेसिकली इन कंट्रीज़ के थ्रू जो सुपर पावर्स हैं वो अपनी ही वॉर्स इन रीजन्स के अंदर लड़। पाकिस्तान एक्सटर्नल बैलेंसिंग एंड चाइना फैक्टर। अब पाकिस्तान जो है उसकी क्लोज पार्टनरशिप है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और हम किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि बेसिकली पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो एक्सटर्नल बैलेंसिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये बात तो साफ जाहिर है ना कि इंडिया हमसे 5 गुना बड़ा भी है, इंडिया की इकोनॉमी भी हमसे बेहतर है, इंडिया की आर्मी भी स्ट्रेंथ वाइज देखी जाए तो हमसे ज़्यादा है। तो इसलिए पाकिस्तान को एक्सटर्नल सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, पर्टिकुलरली चाइना की, जिसके थ्रू वो इंडिया को बैलेंस करता है, उनकी मिलिट्री सुपीरियॉरिटी को बैलेंस करता है। और इंडिया पाकिस्तान साथ साथ ये भी चाहता है कि हम जो इंडिया की जो पार्टनरशिप है विद US, क्योंकि हमें पता है इंडिया जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो US से भी लेता है, डिफेंस एग्रीमेंट्स भी इनके साथ होते हैं, तो उसको वो काउंटर करता है विद इट्स पार्टनरशिप या स्ट्रेंथनिंग टाइज विद चाइना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस क्रिएट होती है, और ये जो है कभी भी नहीं चाहेंगे रीजनल पावर्स या ग्लोबल पावर्स के साउथ एशिया का एक ऑटोनमस यानी कि खुद मुख्तार सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्रिएट हो सके। फिर हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि किस तरह से डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स भी नेशनल सिक्योरिटी के नैरेटिव्स को कभी भी
आगे बढ़ने ही नहीं देते, वो उनको इम्पीड करते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है इस रीजन की, वो क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट ही हो रही होती है, तो वो कभी भी नहीं चाहते कि ऐसा एक शेयर्ड मैकेनिज्म बने। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर इलेक्शंस ही किस चीज़ के ऊपर होते हैं, एंटी पाकिस्तान स्टांस के ऊपर होते हैं, और अभी भी जो बीजेपी है उनका पूरा का पूरा जो नैरेटिव है दैट इज एंटी पाकिस्तान नैरेटिव। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर नहीं होता क्योंकि हमारे अपने ही इंटरनल मिसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है वो क्या है, वो है ही सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट है। तो जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो भी बहुत हद तक रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से सार्क भी आज तक कामयाब नहीं हो पाई, और ना ही हम एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डेवलप कर सके हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो नेशनलिज्म को इन्वोक करने के लिए इस तरह की जो नैरेटिव्स हैं उनको लेकर आते हैं। इसके साथ साथ हमारी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह इंटरनल इंसर्जेंसीज हैं। अब आपको पता है कि पाकिस्तान में बीएलए की जो इंसर्जेंसी है, या वहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो है इंसर्जेंसी और सेपरेटिस्ट मूवमेंट, उनकी वजह से भी कभी भी हमें पता है कि इनको किनका सपोर्ट हासिल है, इंडिया का सपोर्ट हासिल है, और इंडिया के सपोर्ट से ही ये बलूचिस्तान और केपीके और ट्राइबल एरियाज़ के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। तो जब तक ये एग्जिस्ट करेंगे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट करेंगे, तब तक ट्रस्ट ही डेवलप नहीं होगा, और जब तक ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक हम एक शेयर्ड कम्युनिटी की तरफ नहीं जा सकेंगे। तो इन चैलेंजेस की वजह से यूनिलैटरल मिलिट्री रिस्पॉन्सेस को हवा मिलती है, उनकी सपोर्ट के अंदर वॉइसेस रेज होती हैं, रादर देन के आप कोऑपरेटिव रीजनल सॉल्यूशंस की तरफ। अब इस आर्टिकल के अंदर कहा क्या गया है कि पॉलिसी इनसाइट क्या है, इसके इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है। वो कहते हैं कि बजाय इसके कि आप इमिडिएटली इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि आपने रिकन्सिलिएशन करनी है, आपको डेवलप करनी चाहिए एक स्टेबल राइवलरी या कोल्ड पीस, जिसके अंदर क्या होगा, डिटरेंस प्रिजर्व रहेगी, आप एक कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करेगा, और आप स्पेस प्रोवाइड करेंगे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स को, ताकि वो रिड्यूस कर सकें थ्रेट ऑफ एन एस्केलेशन। यानी कि एक पीरियड लेकर आए जिसमें आप कोल्ड पीस का पीरियड है, इसके अंदर ना तो आप अटैक करेंगे, डिटरेंस कायम रहेगी, और इंस्टीट्यूशंस काम करेंगे ताकि आप जो है एस्केलेशन को अवॉइड कर सकें। अब पाकिस्तान के लिए क्या होगा कि इससे स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी आएगी और रीजनल कोऑपरेशन आएगी, और पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट की तरफ जा सकता है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरफ जा सकता है, जिसके थ्रू एक हम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डेवलप कर सकते हैं। और यही एक प्रैग्मेटिक फ्रेमवर्क है फॉर बैलेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स विद लॉन्ग टर्म रीजनल स्टेबिलिटी। अब जो बच्चे इंटरव्यू स्टेज तक जाएं तो उनसे भी अक्सर पूछा जाता है आपकी अपनी ओपिनियन कि किस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, या आप जनरली रिटन पेपर्स के अंदर भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्यूशन एंड अ वेरी solution that has been backed by a lot of research कि क्या करना चाहिए, तो आप उसमें सजेस्ट कर सकते हैं कि वी शुड डेवलप अ पीरियड ऑफ स्टेबल राइवलरी और कोल्ड पीस, जिसमें आप तीन स्टेप्स में उसको लेकर आएँ कि उसमें आप इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स को वर्क करने की इजाज़त दें, फिर सस्टेन डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट हो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों, और एक प्रैग्मेटिक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया जा सके जिसके थ्रू नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को ख़त्म किया जाए और लॉन्ग टर्म रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ मूव किया। ओके, सो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर जो डिस्कस की गई है दैट इज़ के इंस्टीट्यूशनल पैरालिसिस जो सार्क फेल कर रहा है, तो वो क्यों फेल कर रहा है, फेस कर रहा है, सॉरी। सो इंस्टीट्यूशनल पैरालिसिस वो इसलिए फेस कर रहा है क्योंकि सार्क का जो अपना चार्टर है वो एक्सक्लूड करता है बायलैटरल कंटेंशियस इश्यूज को फ्रॉम फॉर्मल डिस्कशन, यानी कि सार्क के अंदर कहा गया है कि जितने भी बायलैटरल इश्यूज हैं ना वो डिस्कस नहीं किए जाएंगे। अब आप ये सोचेंगे जो कंट्रीज हैं ही आपस में बायलैटरल इशू सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के नहीं है, श्रीलंका और इंडिया के भी हैं, मालदीव्स और नेपाल, सॉरी इंडिया और नेपाल के भी हैं, इसी तरह बांग्लादेश और इंडिया के भी हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, बायलैटरल इश्यूज हैं। जब तक आप वो सॉल्व ही नहीं करेंगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंट्रीज आपस में बैठ के कोई भी सोल्यूशन की तरफ जो जाएंगी। तो ये तब तक नहीं जा सकती जब तक बायलैटरल इश्यूज को सॉल्व ना किया जाए, और सार्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही क्या है कि वो कहता है कि हम कोई भी बायलैटरल इश्यूज को देखेंगे ही नहीं।
दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि सार्क ऑपरेट करता है थ्रू कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, यानी कि वो कहते हैं कि जब तक ऑल 8 मेंबर्स किसी भी चीज़ पे एग्री नहीं करेंगे तब तक वो फैसला नहीं लिया जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि आपको पता है कि सार्क का जो समिट है वो ही नहीं कॉल अपॉन हो पाता, क्योंकि लास्ट टाइम समिट पाकिस्तान में होना था, इंडिया ने कहा हमने नहीं आना, तो इसकी वजह से उसके ऊपर डिसीजन ही नहीं हो पाया और वो उसका ऑपरेशन तब से स्टॉप है और सार्क एक रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। तीसरा फ्लॉ क्या है कि लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट थ्योरी बेसिकली क्या कहती है कि आपकी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और रीजनल स्टेबिलिटी के दरमियान बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी कि जो भी कंट्रीज इकोनॉमिकली एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगी तो वो रीजन्स जो हैं वो इंटीग्रेटेड भी होंगे, ठीक है। तो जब तक आपकी आपस में ट्रेड ही इतनी ज़्यादा नहीं है तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंट्रीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगी, और जब तक कंट्रीज डिपेंडेंट होंगी नहीं तो रीजन जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा। अब अगर आप देखें सार्क की जो ट्रेड है दैट इज़ लेस देन 5%। इन यूरोप और आसियान जो है अगर हम इनके कंपैरिजन में देखें तो उनके दरमियान डीप इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट होती है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि अगर आपने इंडिया और पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ना तो आप इनकी बायलैटरल ट्रेड को ही बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जब वॉर हुई थी, अभी ये रिसेंटली वॉर तो नहीं खैर अटैक्स हुए थे और बॉर्डर जो है वो बंद किया गया था, तो सबसे पहले क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या आई थी कि जो अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि उनका तो सारा ट्रेड रूट ही थ्रू पाकिस्तान है, तो उधर जो है चीज़ों की जो अशिया की आप कह लें कि ट्रेड है वो रुक गई थी। चीज़ें वहाँ पहुँच ही नहीं पा रही थी। क्यों नहीं पहुँच पा रही थी? क्योंकि वो सारा रूट तो पाकिस्तान से गुजरता है और पाकिस्तान ने वो बंद किया हुआ था, इसलिए वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान इस लीवरेज को यूज़ कर सकता है। तो यही आर्ग्यू किया जाता है कि अगर आप इंडिया और पाकिस्तान को आपस में इतना इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बना दें एक दूसरे के ऊपर, ताकि ये एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के बारे में 100 बार सोचें, तो तभी जो है इसका सलूशन निकल सकता है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कंट्रीज़ में हो नहीं रहा। आपने आसियान के रीजन को देखें तो उनकी कंट्रीज़ के भी आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट करते थे, जिस तरह इंडोनेशिया और मलेशिया के एग्जिस्ट करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी ट्रेड ही इतनी बढ़ा दी है कि कभी भी उनके अब प्रॉब्लम्स जो हैं वो इतना ज़्यादा फ्लेयर अप नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि हम दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हैं और अगर कोई भी सिचुएशन ख़राब हुई तो हमारी इकोनॉमी सफ़र करेगी और कभी भी वो इकोनॉमी को सफ़र नहीं करवाना चाहते। तो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट थ्योरी ये कहती है कि जब आप इकोनॉमिकली कंट्रीज को इंटरडिपेंडेंट कर देंगे तो रीजन खुद ही स्टेबल हो जाएगा। और इस तरह सार्क ये नहीं कर पाया क्योंकि उनकी ट्रेड ही 5% पे जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए अब क्योंकि सार्क फेल हो गया और उसकी जो आप कह लेंगे इंस्टीट्यूशनल स्टैग्नेशन थी या उसकी रिडंडेंसी थी, तो जिसकी वजह से जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स बनाना स्टार्ट की, जिसमें सबसे पहले आ जाती है जी बिम्स्टेक, जिसको बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन कहा जाता है। और इसी तरह BBIN विच इज़ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। ये जो फ्रेमवर्क्स हैं ये कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी कॉपरेशन, ट्रेड फैसिलिटेशन, ट्रेड इंटीग्रेशन और टेक्निकल कोलैबोरेशन के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन इवन दो ये एग्जिस्ट करते हैं, ये कभी भी सार्क को रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सार्क के अंदर देखें आप, साउथ एशियन रीजन के बारे में कैसे बात कर सकते हैं कि अगर आप पाकिस्तान को ही बीच में से निकाल दें, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है इस रीजन की, न्यूक्लियर कैपेसिटी रखती है पाकिस्तान की, कोई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान जनरली जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली लाई करती है, तो उसको निकाल के आप कोई भी इनिशिएटिव नहीं बना सकते। तो इसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीब्यूट तो बेशक कर रही हैं, लेकिन ये एज एन इंस्टीट्यूशन जो है सार्क को रिप्लेस नहीं कर सकती और सार्क विल रिमेन अ प्रिंसिपल रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन रीजन। और उसको आपको एक्टिव करने के लिए क्या ज़रूरत है? ड्यूरेबल रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की ज़रूरत है, जिसके अंदर इंक्लूसिव फ्रेमवर्क हो तमाम साउथ एशियन कंट्रीज़ का, पर्टिकुलरली इंडिया और पाकिस्तान का। यानी आप साउथ एशियन रीजन के अंदर कभी भी पीस नहीं लेकर आ सकते जब तक आप पाकिस्तान या इंडिया को। अब हमें प्रॉब्लम तो पता चल गई कि क्या एग्जिस्ट करती है इस रीजन के अंदर, जिसमें हमने बात किया कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को किया कि क्यों एग्जिस्ट करती है, और फिर हमने डिस्कस कर लिया कि क्या एग्जिस्ट करती है।
यानी हमने डायग्नोस तो कर लिया है, लेकिन अब डायग्नोसिस के बाद सब क्या चीज़ आती है, प्रिस्क्रिप्शन आपको डॉक्टर हमेशा देता है कि चलो आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर ली हैं, इनका हल क्या करना है, तो उनके लिए आपने ये दवाई खानी है। तो उस दवाई के अंदर हमें क्या चीज़ रेकमेंड की जाती है इस आर्टिकल के अंदर, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो उसमें नंबर वन चीज़ है कि स्टेबलाइजेशन थेरी या स्टेबलाइजिंग राइवलरी और कोल्ड पीस की तरफ जाया जाए, जिसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि इसके अंदर डिटरेंस मौजूद हो, लेकिन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो काम करें, और वो काम किस तरह से करना है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को लेकर आएँ, आप ऑपरेशनल मैकेनिज्म्स बनाएं कि किस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को एनहांस किया जाएगा, एक इंक्रीमेंटल और पाथ डिपेंडेंट अप्रोच हो, और उसके अंदर जो स्टेट्स हैं वो क्या करें कि इंटर स्टेट राइवलरी से मूव बियॉन्ड करें और अचीव करने की कोशिश करें एक कॉपरेशन के ऊपर एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म को, ताकि जो म्यूचुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो नंबर वन स्टेप तो हमारे पास ये आ जाता है। सेकेंड स्टेप आ जाता है ऑपरेशनल मैकेनिज्म्स आपने डिवाइस करने हैं, जिनको हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी कहते हैं। यानी कि इसमें क्या हो सकता है कि आप कोई भी बलिस्टिक टेस्ट मिसाइल करने लगे हैं तो उसका नोटिफाई करें आप, मिलिट्री हॉटलाइंस आप डेवलप कर सकते हैं, सीज फायर एग्रीमेंट्स करें ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, और डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन को बहाल करें। इसके साथ साथ आप क्या करें कि क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए प्रोसीजर्स को डिवाइस करें, न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन सेंटर्स बनाएं, रेगुलर मिलिट्री टू मिलिट्री डायलॉग वगैरह करें, डिप्लोमेटिक चैनल्स को रीस्टोर करें, और मैकेनिज्म्स बनाएं फॉर एक्सीडेंटल एस्केलेशन की अगर इस तरह की हो भी जाती है तो इसको प्रिवेंट हमने किस तरह से करना है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में तो ये आ जाएगा। तीसरा आ जाता है जी फंक्शनल कॉपरेशन, यानी कि रीवाइटलाइज किया जाए सार को। तो इसके अंदर आपको क्या करने की ज़रूरत है, एक फंक्शनलिस्ट अप्रोच अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, जिसके थ्रू आपने रीजनल कॉपरेशन जो है उसको मेंटेन करना है। और उसके अंदर क्या हो सकता है, ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करें, पब्लिक हेल्थ कॉपरेशन, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट करें, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करें, एनर्जी कनेक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम सार को रिवाइटलाइज कर सकते हैं, और एजुकेशन और साइंटिफिक एक्सचेंजेस हो सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म में आपने क्या करना है, सिक्योरिटी कम्युनिटी बनानी है। ये भी कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या होगी। सिक्योरिटी कम्युनिटी एक ऐसी होगी जिसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट होगी, म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, शेयर रीजनल आइडेंटिटी होगी, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कॉपरेशन की तरफ काम किया जाएगा, और वॉर की जो लाइकलीहुड है उसको कम किया जाएगा। तो अगर हम ये स्टेप्स अपना लें तो हमारे पास एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है इस चीज़ का निकल सकता है, और ये एक इंक्रीमेंटल और पाथ डिपेंडेंट अप्रोच है, जिसको हमने डायग्नोसिस के बाद जो है आइडेंटिफाई किया कि हम इसको अडॉप्ट कर। ये इसमें फिर से स्टेबल राइवलरी और कोल्ड पीस का कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, और इसमें क्योंकि हमने इसको 2-3 दफ़ा डिस्कस कर आगे है कि जी कोल्ड पीस इस्टेब्लिश किस तरह से करना है। तो कोल्ड पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने कहा है कि जी दो तरीके अपनाए जा सकते हैं। एक होती है जी स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, जिसके अंदर दोनों साइड्स जो हैं वो बिलीव करें कि मिलिट्री एग्रेशन जो है वो प्रोड्यूस डिसाइसिव गेन्स, यानी कि दोनों साइड्स इस चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट शो करें कि किसी भी मिलिट्री सोल्यूशन से या मिलिट्री कोर्स ऑफ पाथ को आप अडॉप्ट करके कभी भी एक डिसाइसिव गेन हासिल नहीं कर सकते, यानी मिलिट्री को यूज़ करके आप कोई भी एक सोल्यूशन को रीच नहीं कर सकते। इसकी रियलाइजेशन दोनों कंट्रीज में होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आप क्या करें, क्राइसिस स्टेबिलिटी करें, यानी कि आप कम्युनिकेशन मैकेनिज्म डेवलप करें दोनों कंट्रीज के अंदर, जिसके थ्रू वो आपस में जो रिस्क ऑफ एस्केलेशन है उसको ख़त्म किया जा सके उनके। ये वही बातें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोल्ड पीस को किस तरह से हमने ओके सो अब आ जाता है कि जी पॉलिसी इंपेरेटिव्स फॉर कोऑपरेटिव ऑर्डर। कोऑपरेटिव ऑर्डर को अपनाने के लिए हमें क्या करना है, नंबर वन स्टेप है कि एक्नॉलेज करें स्ट्रक्चरल रियलिटीज़, यानी कि आप समझें इस बात को कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है वो एग्जिस्ट करती है, इंडिया की एसिमेट्रिकल डोमिनेंस है, इनसे हमने मुंह नहीं फेरना, लेकिन इसके साथ साथ हमने इसके सोल्यूशन की तरफ जाना है। सोल्यूशन किस तरह जाएंगे, आप मैनेज करेंगे न्यूक्लियर वोलेटिलिटी को। आपको पता है कि ये रीजन जो है वो मोस्ट
वोलेटाइल रीजन है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेकर आने हैं, जिसमें मैंने पहले डिस्कस किया है कि आप कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने लगे हैं तो उसकी आप अर्ली वार्निंग दें। दूसरी जो कंट्री है उसको ऑन बोर्ड लें, मिलिट्री टू मिलिट्री जो है कॉन्टैक्ट्स हों, कम्युनिकेशन हो, और रिवाइटलाइज करें रीजनलिज्म को, रीजनलिज्म की अप्रोच को फॉलो करें, और जो कॉपरेशन है उसको लेकर आए सार्क के अंदर, और ये कोशिश करें कि आप प्रॉब्लम्स को रादर देन कंपटीशन कॉपरेशन के थ्रू सॉल्व। अब ये कैसे हो जाएगा, ये देखें ऊपर से तो किसी ने उतरना नहीं है ये चीज़ें सॉल्व करने के लिए। तो ये सॉल्व कंट्रीज़ को खुद करनी पड़ेंगी, यानी कि जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं इंडिया और पाकिस्तान, उनको खुद यहाँ पे एक लीडरशिप का रोल लेना पड़ेगा और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी। इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम सबको पता है इंडिया प्री डोमिनेंट पावर है, उसके पास डिसप्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस है, हेजीमॉन है। तो ये आर्टिकल कहता है कि इंडिया के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक इंक्लूसिव और एकोमोडेटिव अप्रोच बनाए, यानी कि वो तमाम तर कंट्रीज़ को इकट्ठा लेकर चलने की कोशिश करे, और वो कोशिश करे कि जो कंट्रीज़ के दरमियान में उसकी एक परसेप्शन है कि वो डोमिनेंट है और वो माइट इज़ राइट के थ्रू चलता है, उसको ख़त्म करे, और लीडरशिप जो है वो किस तरह से एक्सरसाइज करे, थ्रू पार्टनरशिप, बजाय इसके कि वो कंट्रीज़ को फोर्स करे, कोर्स करे किसी भी नतीजे पर पहुंचने के। वो उनको ऑन बोर्ड ले, पार्टनर उनको बनाए इस पीस के प्रोसेस में, और फिर उनके साथ म्यूचुअल जो है डिसीजंस ले। ये तो आगे जी इंडिया का रोल। पाकिस्तान का रोल क्या होगा, पाकिस्तान का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने क्या करना है, स्टेबलाइज करना है अपना रिलेशन विद इंडिया। पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग मेंटेन करना है और एक्टिवली सपोर्ट करना है रीजनल इनिशिएटिव्स को, ताकि रीजनल स्टेबिलिटी लेकर आई जा सके। क्यों? क्योंकि रीजनल कनेक्टिविटी पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स को भी बढ़ाएगी और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब स्मॉलर एशियन कंट्रीज़ का भी इसमें रोल है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान के पास स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है कि वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रीजनल कॉपरेशन की तरफ जाएं। क्यों? क्योंकि जब भी एक रीजन जो है वो स्टेबल होगा तो वो इनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को भी बढ़ाएगा। जिस तरह आसियान की बारी बारी एग्जांपल दी जाती है, आसियान के अंदर अब आप देखें जितनी कंट्रीज़ आती हैं वो तमाम तर कंट्रीज़ जो हैं वो इकट्ठा फ्लरिश कर रही हैं, वो रीजन एज अ होल जो है फ्लरिश कर रहा है। तो आर्टिकल के अंदर क्या कहा जाता है कि जी सस्टेनेबल रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट की ज़रूरत है, और वो किसके थ्रू आएगी, थ्रू तमाम साउथ एशियन कंट्री। की टेक अवेज में हम एक सॉर्ट ऑफ समरी करेंगे इस आर्टिकल की। इसमें क्या डिस्कस किया गया कि जो साउथ एशिया के सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो स्ट्रक्चर हैं, वो डीप रूटेड हैं, वो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स नहीं है, उसमें और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, जिस तरह के कलोनियल लेगेसी है, इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है, रीजनल पावर एसिमेट्री है, इंडिया का हेजेमॉन होना है, इंडिया की डोमिनेंस है, एक्सटर्नल पावर्स भी इसको री करती हैं। जिस तरह हमने देखा कि यूएस को कंटिन्यूसली सपोर्ट करता है इंडिया को, और पाकिस्तान को चाइना करता है, और वो क्यों करता है, क्योंकि उनकी अपनी ही एक जो ग्रेट पावर राइवलरी है वो इस रीजन के अंदर चल रही है। सार्क जो है वो इंडिस्पेंसिबल है, उसका रोल, उसकी इंस्टीट्यूशनल वीकनेस है, लेकिन इसके उसको ये नहीं कहा जा सकता कि हम बाकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से सार्क को इग्नोर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, कोल्ड पीस जो है वो एक प्रैग्मेटिक ऑल्टरनेटिव है टू अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ इमीडिएट रिकन्सिलिएशन। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें ताकि फुल फंक्शनल कॉपरेशन की जा सके ग्रेजुअली, और ब्रॉडर रीजनल सिक्योरिटी की तरफ मूव किया जा सके। और ये किस तरह करना है और क्यों करना है, ताकि एक साउथ एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी डेवलप हो। क्यों? क्योंकि यही एक लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी है अगर आप यहाँ पे एक रीजन के अंदर पीस चाहते हैं। अब लास्टली हम एक स्लाइड में देख लेते हैं कि ये किस तरह से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने जनरली डोमेन्स वाइज इसको डिवाइड किया है, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए और पाकिस्तान अफेयर्स के लिए तो ये टॉपिक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ही। तो अगर जिनका आईआर है, या आईआर के पर्सपेक्टिव में या करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि क्रिटिकली इवेलुएट द स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स which we have discussed in this article in the context of India Pakistan enduring rivalry. How has nuclearization altered the threshold of conventional conflict in South Asia? इसके अंदर आपको अगर याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से पाकिस्तान की मिनिमम क्रेडिबल डिटेरेंस की थी, उसके बाद कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन आई और फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस आई, और उसके बाद किस तरह से आर्म्स रेस इस रीजन के अंदर हो रही है। एनालाइज द इंडियन डॉक्ट्राइन। इंडियन डॉक्ट्राइन क्या थी, हमने डिस्कस की थी कि जिसमें इंडिया चाहता है कि
मैं बायलैटरली ही इश्यूज़ को सॉल्व करूं, क्योंकि मैं ज़्यादा पावरफुल हूं, बजाय इसके कि मैं एक मल्टी डायमेंशनल रीजनल एस्पेक्ट को फॉलो करूं। इसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं ऑन स्ट्रेटेजिक कैलकुलस ऑफ स्मॉल साउथ एशियन कंट्रीज, हाउ डज पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी of external balancing serve as counterweight. Regional security architectures are constructed through deliberate political choices, not spontaneous emergence. Discuss the structural and historical constraints hindering the revitalization of SARC. ये हम पूरे आर्टिकल में यही डिस्कस करते रहे, तो आई थिंक इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. उसके बाद डिफाइंड कोल पीस, propose pragmatic confidence building measures that could transition South Asia from recurrent crisis management to institutionalized strategic stability. इसमें से आप कोशिश कीजिएगा ज़रूर कि कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करें अपनी ही प्रैक्टिस के लिए, और जो भी इस आर्टिकल के अंदर से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थेरीज हैं, इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करें. और वीडियो देख लेने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप लोगों ने खुद इस आर्टिकल को नहीं पढ़ना. जितनी आप अपनी रीडिंग इन्हांस करेंगे उतनी ही आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी और आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होंगी. That's all from my side. Wishing you best of luck for your papers, for your exams and for your future. आप इस वीडियो के नीचे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जो भी इस तरह की इप्री के जर्नल्स और बाकी जितने भी आर्टिकल्स जो हैं उनकी सुनना चाहता है, उनके एनालिसिस लेना चाहता है, उनकी पीपीटीज लेना चाहता है, वो काइंडली पेन ग्रेविटी के साथ रजिस्टर करें. और कोई भी क्वेश्चंस हों तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.